तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स क्या है, यानी कि गुणसूत्रीय विकार क्या है। और गुणसूत्रीय विकार में मनुष्यों में जो पाए जाने वाले डाउन सिंड्रोम्स है, टर्नर सिंड्रोम है और कैलिनी-फिल्टर सिंड्रोम है, इनके जो क्या गुणसूत्रीय संरचना है और इनके क्या क्या लक्षण हैं, आइए हम लोग जानते हैं। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा भी गया है कि गुणसूत्रीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स क्या होते हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और कैलिनी-फिल्टर सिंड्रोम के जो है गुणसूत्रीय संरचना यानी अरेंजमेंट और उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर लक्षण जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो अगर क्या होगा एबनॉर्मलिटीज़ यानी विकृतियाँ क्रोमोसोम्स में जो है उसके अरेंजमेंट्स है ना, इसके सजावट और एक्सेस अगर ज़्यादा जुड़ जाए और अब्सेंस हो जाए की वजह से जो है उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार कहते हैं या क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स कहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से गुणसूत्रीय विकार को परिभाषित कर सकते हैं कि अगर विकार यानी अगर एबनॉर्मल गुणसूत्र में उसके अरेंजमेंट, एक्सेस और एब्सेंस की वजह से उत्पन्न होते हैं तो उसे हम लोग क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स कहते हैं। ए कैरियोटाइप इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफाइल ऑफ ए पर्सन्स क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड नंबर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स कहेंगे। जो हम लोगों का पहला है डाउन सिंड्रोम्स क्या है, इनके गुणसूत्रीय संरचना क्या है तथा इनके लक्षण बताएं। ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं डाउन सिंड्रोम्स जो होता है ना, इसका जो पता लगाया था लैंगडन डाउन नाम के वैज्ञानिक ने। कब भाई, तो 1866 ईस्वी में इन्होंने बताया कि मनुष्यों में जो है एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, सिंड्रोम होते हैं, जिसमें जो है मनुष्य में एडिशनल कॉपी के जुड़ने की वजह से क्या होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन याद रखने हैं यहाँ पर जो ये क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स उत्पन्न होते हैं ना, यह 21 क्रोमोसोम्स के ट्राइसोमी होने की वजह से होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ट्राइसोमी होते हैं। अगर लक्षण की बात करी जाए तो इनके प्रमुख लक्षण में जो है छोटा तथा गोलाकार सिर हो जाता है, मुख का कम खुलना, ये सभी के सभी जो है आपके डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ जो है इसमें मंद बुद्धि जो है डाउन सिंड्रोम का क्या है, एक प्रमुख लक्षण है, सिम्टम्स है। बात करें हम लोग आगे तो टर्नर सिंड्रोम्स जो होता है, यह सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम्स में अनुपस्थित होने की वजह से ये अपीयर्स होते हैं, ये प्रत्याशित होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स में याद रखना है अरेंजमेंट में 45 विथ एक्सो, यानी कि यहाँ पर जो है एक एक्स क्या हो गया है, एब्सेंस हो रहा है और जिस वजह से ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसके लक्षण में जो है द्वितीयक लैंगिक प्रजनन अंगों का प्रकट ना होना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स क्रोमोसोम्स जो है वह स्त्रियों का क्या है, कैरेक्टर्स है, यहाँ पर जो अपीयर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स क्रोमोसोम्स एब्सेंस हो रहा है जो स्त्रियों के गुण के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ पर द्वितीयक लैंगिक प्रजनन अंग क्या होता है, प्रकट नहीं होते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर्स, यहाँ पर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है वो अपीयर नहीं हो पाता है। स्तन ग्रंथि जो है वो क्या होती हैं, कम ही विकसित होती हैं तथा छोटा गर्भाशय तथा वेब्ड नेक होता है, यानी कि जो है झिल्ली नुमा गर्दन हो जाती है इस कंडीशंस में। ठीक है, किस कंडीशन में भाई, तो आपके टर्नर सिंड्रोम में। बात करें हम लोग कैलिनी-फिल्टर सिंड्रोम की, तो इस सिंड्रोम में क्या होता है, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स जुड़ जाते हैं और मादाओं में ये 47 XXX तथा पुरुषों में XXY मौजूद होते हैं। और याद रखने हैं कि ये जो सिंड्रोम होता है कैलिनी-फिल्टर सिंड्रोम, यह पुरुषों में शो होता है, क्योंकि स्त्रियों में जो है अगर X यानी कि जो द्वितीयक लैंगिक प्रजनन गुण है, अगर ये प्रकट हो जाए तो एबनॉर्मलिटीज नहीं होगी, नॉर्मल कंडीशन ही रहेगा। लेकिन पुरुषों में अगर क्या हो जाए, स्त्री वाला गुण दिखने लगेगा, तो ये एबनॉर्मलिटीज हुआ ना। तो ये क्या होते हैं, पुरुषों में ये सिंड्रोम्स अपीयर्स होते हैं। याद रखने हैं लक्षण में कि पुरुषों में क्या होता है, स्तन का जो है एनलार्ज होना, बढ़ जाना, जो है ये कैलिनी-फिल्टर सिंड्रोम के लक्षण है। और पुरुषों में स्त्री की आवाज का प्रकट होना, यानी कि पुरुष जो होते हैं ना वह स्त्रियों के ही जैसे क्या होते हैं, आवाज से जो है वह स्त्री जैसा आवाज क्या होता है, निकलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या क्या सीखा,
क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स यानी कि जो है आपके डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और कैलिनी-फिल्टर सिंड्रोम के अलावे क्रोमोसोमल विकार की जो है परिभाषा क्या है। अगर एबनॉर्मलिटीज क्रोमोसोम्स में संरचना एक्सेस यानी बढ़ने के क्रम से और हटने के क्रम से जो है अगर हो जाए तो उसे हम लोग क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स कहते हैं। और इसमें जो है डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम और कैलिनी-फिल्टर सिंड्रोम्स हैं और इसके अलग अलग लक्षण तो याद रखने हैं। डाउन सिंड्रोम्स में क्या याद रखना है, 21 क्रोमोसोम्स कैसा होता है, ट्राइसोमी होता है। दूसरा टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 45+ XO होता है यानी कि एक X गायब हो जाता है। और कैलिनी-फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो है 47 XXX स्त्रियों के जो है अरेंजमेंट्स होते हैं और 47 XXY जो पुरुषों के क्या है अरेंजमेंट्स है, क्रोमोसोमल्स अरेंजमेंट्स। तो इस वजह से क्योंकि अरेंजमेंट्स एक्सेस और एबनॉर्मलिटीज यानी कि यहाँ पर जो है पैदा होती हैं संरचना से, एक्सेस से और एब्सेंस से, तो ये सारे के सारे हो गए आपके क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स। और मनुष्य में जो होते हैं डाउन, टर्नर्स और कैलिनी-फिल्टर सिंड्रोम और इसमें जो है क्रोमोसोमल अरेंजमेंट्स, एक्सेस और यहाँ पर एब्सेंस की वजह से और इनकी कुछ सिम्पटम्स। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं और यह आहार श्रृंखला आहार जाल में क्या क्या डिफरेंसेस है, यानी कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, इट्स टाइप और डिफरेंट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं और हम लोग पढ़ भी चुके हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या संरचना है, अवयव है और इनके क्या कार्य है। तो वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इन सारी जानकारी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आहार श्रृंखला यानी कि जो हम लोगों के पर्यावरण में जो जैव अवयव है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपके उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटनकर्ता आते हैं। उत्पादक जो आपके हरे पौधे हैं वो अपने से भोजन बनाते हैं, यानी उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इस वजह से भी क्योंकि उसमें क्या है हरित लवक यानी क्लोरोफिल है ना। उसके बाद बात आती है आपके कंज्यूमर्स की, जिसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। ये अपने से भोजन नहीं बनाते, ये पौधों पर ही या किसी अन्य पौधों के हिस्सों पर ही क्या करते हैं आश्रित होते हैं और इसी वजह से इसे हम लोग परपोषी जीव भी कहते हैं। लेकिन एक और मेंबर्स आपके अपघटनकर्ता जो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कार्बनिक फॉर्म्स में होते हैं, जो जटिल रूप में होते हैं, उसको सरल रूपों में परिवर्तित करके जो है पुनः नेचर में मिला देते हैं ना। तो यहाँ पर जो है आपके जैव अवयव में उत्पादक, उपभोक्ता के विभिन्न स्तर, उपभोक्ता के विभिन्न स्तर किसको बोले भाई, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, इसी को बोले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स बोले। तो उत्पादक जो है ना और उपभोक्ता के विभिन्न स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आपस में एक दूसरे से जो है खाने के लिए जुड़े हुए हैं, इंटरैक्ट हैं पोषी स्तर पर, जिसे हम लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, यानी भोजन के लिए जुड़े होते हैं। तो ये इससे क्या बनता है, एक चेन बनता है, एक श्रृंखला बनता है, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के विभिन्न पोषी स्तर जो है आपस में जुड़ करके एक श्रृंखला बनाते हैं, चेन बनाते हैं और इसी चेन को हम लोग इकोलॉजी की भाषा में फूड चेन यानी आहार श्रृंखला कहते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर एक उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ पर जो है ग्रासेस हैं, ये टिड्डा है ना, मेढक है, सर्प है और पक्षी हैं। अगर हम लोग गौर से देखें तो ये क्या है, घास के मैदान का जो है आहार श्रृंखला है, पारिस्थितिक तंत्र है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये आपके ग्रासेस हैं और ये आपके जैव अवयव के उत्पादक के अंतर्गत रखे गए हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, टिड्डा नहीं बना रहे हैं। और ये सारे के सारे जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो है उपभोक्ता है, यानी
कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो उत्पादक है ना, ये क्या है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स हैं, और ये अलग अलग प्रकार के जो कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं टिड्डा, मेढक और सर्प और पक्षी, ये सभी के सभी अगर हम लोग देखें तो मेढक जो होता है ना, यह प्राइमरी और सेकेंडरी पर आता है ना, तो सेकेंडरी कंज्यूमर यह क्या करता है, टिड्डा को खाता है, और सर्प क्या करते हैं, मेढक को खा लेते हैं, है ना। उसी तरह से अगर हम लोग सर्प की बात करें तो सर्प जो है वह क्या होता है, मेढक को अपना आहार बनाता है, और पक्षियां जो हैं ये क्या करती हैं, सर्पों को खा लेती हैं। उसी तरह से जो है अगर टिड्डा की बात करी जाए तो टिड्डा जो है घास को खाता है, और मेढक जो है वह टिड्डा को खा लेता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि आहार श्रृंखला में जो है कोई भी जीव, चाहे वो कोई भी स्तर का हो, वह क्या करता है, किसी अन्य जीवधारी को खाता है, और किसी दूसरे जीवधारी के द्वारा क्या किया जाता है, खा लिया जाता है। तो इससे बनता है चेन, एक बनता है श्रृंखला। इसी श्रृंखला को हम लोग क्या बोले, आहार श्रृंखला बोले। क्या बोले, आहार श्रृंखला। तो हम लोग फूड चेन यानी आहार श्रृंखला को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी जीवधारी, है ना, कोई भी जीवधारी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी जीवधारी को खाता है, किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो इससे बनता है एक श्रृंखला जिसे हम लोग आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम लोग फूड चेन कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स हैं, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स हैं, तथा अपघटनकर्ता जिसे हम लोग डीकम्पोजर्स कहते हैं। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, जो एक दूसरे पर क्या करते हैं, भोजन के लिए आश्रित होते हैं, जिससे एक श्रृंखला बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। यानी बायोटिक कंपोनेंट्स में जो शामिल हैं आपके क्या क्या, उत्पादक और उपभोक्ता के विभिन्न स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता जो है आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, ये श्रृंखला बना रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या नाम दिया, आहार श्रृंखला नाम दिया। और ट्रॉपिक लेवल पर क्या होते हैं, जीव जो है पोषण के लिए जुड़े होते हैं ना। तो उसके बाद बात आती है, अगर हम लोग घास के मैदान की बात करें तो इस तरह का जो है हम लोगों का क्या रहेगा, फूड चेन रहेगा, आहार श्रृंखला रहेगा। अगर हम लोग वन या जंगल पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो घास है और वह हिरन के द्वारा खाया जाएगा, और बाघ जो है हिरन को खा लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जीवधारी जो है अपने से जो है उत्पादक को खा रहे हैं और इसके द्वारा खा लिए जा रहे हैं। तो इससे क्या बनता है, एक श्रृंखला बनता है। इसी श्रृंखला को तो हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं ना। अब देखिए आहार श्रृंखला जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खाद्य या घास आहार श्रृंखला जिसे हम लोग ग्रेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ग्रेजिंग फूड चेन। और दूसरा जो है वो है अपरद आहार श्रृंखला यानी कि डेट्राइटस फूड चेन। कौन सा चेन, डेट्राइटस। यानी आहार श्रृंखला को हम लोगों ने दो हिस्से में बांटा। एक है आपका ग्रेजिंग फूड चेन, खाद्य आहार श्रृंखला, और दूसरा क्या है, डेट्राइटस फूड चेन यानी अपरद आहार श्रृंखला। तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। खाद्य या घास आहार श्रृंखला जो होता है, आहार श्रृंखला का एक ऐसा प्रकार है जिसमें और जो क्या होता है, घास के मैदान से शुरू होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना। तो ये ऊर्जा जो है इनको कहाँ से मिलेगी, ग्रेजिंग में, सनलाइट से, है ना, प्रोड्यूसर से मिलेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन बोलेंगे। जैसे घास का मैदान का जो है, जंगल का, वन का, ये सारे के सारे जो है आपके क्या होंगे, ग्रेजिंग फूड चेन कहलाएंगे। और जो है अपरद में क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अगर शुरू होगा, यानी कि कार्बनिक जो है, मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होंगे ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरद आहार श्रृंखला। तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अपरद आहार श्रृंखला जो है आहार श्रृंखला का एक ऐसा प्रकार है जो क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरद आहार यानी डेट्राइटस फूड चेन बोलेंगे। अब देखिए आहार श्रृंखला तो हो गए दो प्रकार के आपके, एक हो गए खाद्य आहार श्रृंखला, दूसरा क्या हो गया, अपरद आहार श्रृंखला। अगर हम लोग दोनों में डिफरेंसेस देखें तो आहार श्रृंखला में खाद्य में की बात करें तो ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है ना, यह सूर्य से होती है। यानी कि जो सोर्सेस होता है एनर्जी का, वो क्या है हम लोग का, सनलाइट है। किस कंडीशंस में, खाद्य
आहार श्रृंखला के कंडीशंस में। लेकिन जब हम लोग अपरद की बात करते हैं ना, तो ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है, मेन सोर्सेज जो होता है वह क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगर हम लोग खाद्य श्रृंखला के दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो प्रथम पोषी स्तर जो है क्या होता है, उत्पादक होता है, यानी कि अब कौशली यहाँ पर अगर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भाग ले रहे हैं ग्रेजिंग फूड चेन में घास, तो यहाँ पर ऊर्जा जो होगा, यानी कि जो प्रथम पोषी स्तर होगा वह कैसा होगा, प्रोड्यूसर्स होगा ना, भोजन बनाने वाले होंगे ना। लेकिन अपरद की बात करेंगे तो पोषी स्तर कैसा होगा, प्रथम वाला वह क्या होगा, अपघटक होगा, यानी कि वह डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगा। तीसरा पॉइंट है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का योग करती है, यानी कि एडिशन करती है खाद्य श्रृंखला, और यहाँ पर जो है या क्या करती है, कार्बनिक पदार्थ में निहित ऊर्जा के ह्रास को क्या करती हैं, रोकती हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, खाद्य आहार श्रृंखला और अपरद आहार श्रृंखला में क्या अंतर है, आप ये नोट्स भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में क्या अंतर है। देखिए जब होता क्या है कि आहार श्रृंखला और यहाँ पर जो है सारे पोषी स्तर आपस में एक चेन बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। लेकिन जब क्या हो जाए, किसी भी जीवों का जो है एक पसंदीदा भोजन जो है उस पारिस्थितिक तंत्र से हट जाए, है ना, या उसको नहीं मिले, तो वह क्या करेंगे, वह जीवित रहेंगे ना, तो वह क्या करते हैं, दूसरे जीवों को अपना आहार बनाते हैं। तो इस तरह से क्या बनता है, एक जिगजैग संरचना बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार जाल, यानी कि फूड चेन ही आपस में मिलकर के जिगजैग बनाती हैं, एक जो है कैसा संरचना बनाती हैं, जाल नुमा संरचना बनाती हैं। तो इसी संरचना को हम लोग क्या बोले, फूड वेब या आहार जाल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला करते हैं, आहार श्रृंखला में पहला पॉइंट कि पोषी स्तर की एक श्रृंखला है। क्या है, पोषी स्तर की जो है एक श्रृंखला है। यहाँ पर क्या बनता है, सिंगल चेन बनता है। लेकिन जब बात करते हैं आहार जाल की, तो पोषी स्तर की यह क्या है, बहुगुणित श्रृंखला है, यानी कि आपस में वही एक श्रृंखला जो होती हैं काफी आपस में उलझी हुई रहती हैं, यानी कि वह जाल बनाती है, यानी वेब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला के दूसरे पॉइंट्स में बात करें तो यह ऊर्जा का प्रवाह जो है, यानी कि क्या होता है, एक श्रृंखला में ही होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है यह क्या होता है, बहुत सारे श्रृंखला में होता है, क्योंकि फूड वेब बन रहे हैं ना। तीसरा पॉइंट है कि उच्च पोषी स्तर के प्राणियों में केवल एक ही प्रकार के जीव उपलब्ध होते हैं, यानी कि हम लोग सीधे ऐसे कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला में क्या होता है, एक टॉप कार्निवोरस होता है जो उसको उस लेवल पर हराने वाला कोई नहीं होता है। जब इनकी डेथ होती है तो अपघटनकर्ता उसको क्या कर देते हैं, पुनः प्रकृति में मिला देते हैं। तो उच्च पोषी स्तर के प्राणियों में केवल एक प्रकार के जीव उपलब्ध होते हैं, यानी टॉप कार्निवोरस होता है। और अगर हम लोग थर्ड की बात करें आहार जाल में, तो अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, जीव प्रत्येक पोषी स्तर में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे हो गए आपके आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला के क्या प्रकार हैं, आहार श्रृंखला में जो है आपके कितने प्रकार हैं, और जो है आहार श्रृंखला और आहार जाल में आपका क्या डिफरेंसेस है। हम लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं कि आहार श्रृंखला है ना, आहार श्रृंखला क्या है, एक चेन है जिसमें जो है उत्पादक उपभोक्ता के विभिन्न पोषी स्तर आपस में जुड़ करके किस स्तर पर जुड़ते हैं भाई, तो खाद्य के तौर पर, यानी भोजन के लिए आपस में जुड़े होते हैं। तो यही जो श्रृंखला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। इसमें कौन कौन से मेंबर्स जुड़ेंगे, तो आपके घास यानी उत्पादक जुड़ेंगे, और उपभोक्ता के अलग अलग स्तर किसको बोले, तो इसको बोले ना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और टॉप, है ना। तो यहाँ पर सब चेन में जुड़ा होता है, किस लिए, भोजन के लिए। तो इसी लेवल को हम लोगों ने पोषी स्तर और इस चेन को हम लोग खाद्य श्रृंखला यानी कि इसे फूड चेन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक और मेथड से बोल सकते हैं कि कोई भी जीवधारी जो है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, यह एक जीवधारी जो है किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। यहाँ पर भी देखिए कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो इससे बनता है चेन लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोगों ने नाम दिया
फूड चेन नाम दिया ना। उसके बाद फूड चेन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हो गए, एक खाद्य हो गया, दूसरा अपरद हो गया। खाद्य जो होता है यानी ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स होते हैं किससे, प्रोड्यूसर से, क्योंकि वे भोजन बना रहे हैं सनलाइट से, है ना। तो यहाँ पर जो है सूर्य से प्राप्ति करेगी, एनर्जी लेगा। और अपरद में क्या होगा, डेट्राइटस में क्या होगा, होने वाला है, ऊर्जा की प्राप्ति जो है मृत कार्बनिक पदार्थों से होती है। और आगे हम लोगों ने देखा कि डिफरेंसेस आहार श्रृंखला और आहार जाल में, इसमें एक श्रृंखला बनती है, इसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं बनती हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक चेन में होता है, यहाँ पर बहुत सारे चेन में होता है। और यहाँ पर जो है एक क्या होता है, टॉप कार्निवोरस होते हैं। और यहाँ पर अनेकों प्रकार के जीव प्रत्येक पोषी स्तर में जो है एक टॉप कार्निवोरस होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है पॉपुलेशन कंट्रोल यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में चर्चा की थी कि यह जो है भारत में परिवार नियोजन की जो शुरुआत करी गई थी 1951 ईस्वी में, है ना। तो उसमें जो डिफरेंट मेथड थे, कंट्रासेप्शंस थे, उन पर हम लोग चर्चा किए थे। अगर आप वहां नहीं देखें तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि परिवार नियोजन क्या है और इनके जो है विधियां और परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं कि परिवार नियोजन क्या है और विधियों का उल्लेख करें, डिफरेंट मेथड्स ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, या फैमिली प्लानिंग, ऐसे करके जो है आता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जनन अक्षमता जो है किस कारण से होता है, यानी कि जो हम लोगों के समाज में, परिवार में क्या होता है, एक जो होते हैं दंपति यानी कि माता पिता या पुरुष स्त्री होते हैं, ये किस प्रकार से जो है जनन अक्षमता का शिकार हो जाते हैं, यानी कि क्या वजह होता है कि लड़का और लड़की जो है एक नए बच्चे को या संतान को उत्पन्न करने में असक्षम होती हैं, यानी इनफर्टिलिटी का शिकार होती है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है एक प्रकार का क्या है, जरायु जीवधारी है, यानी कि यह बच्चे पैदा करने वाले जीव हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि नर और मादा दोनों अलग अलग जीव शरीर में होते हैं, है ना, कि यहाँ पर जो है नर शरीर जो है नर युग्मक बनाते हैं यानी शुक्राणु तैयार करते हैं, और मादा शरीर जो है वो एग्स तैयार करती है, और परिपक्व होने के बाद गैमिट्स बनाए और आपस में मिलान होता है, यानी कि गैमिट्स का इस वजह से क्या होता है, जायगोट बनते हैं, और जायगोट जो है इम्प्लांट करता है मादा शरीर के गर्भाशय के अंतःभिक्ति में, जिसे हम लोग एंडोमेटेरियम कहते हैं। तो क्या क्या वजह होता है हमारे समाज में कि एक स्वस्थ दंपत्ति जो है वह एक नए जीवों को यानी एक नए बच्चे को पैदा करने में असमर्थ होती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। और जो 12वीं के में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो हम लोगों का आज का टॉपिक रहने वाला है, वो है जनन अक्षमता यानी इनफर्टिलिटी क्या है, पुरुष तथा स्त्री जनन अक्षमता का कारण बताएं। यानी कि यहाँ पर जो है सवाल रहने वाला है इनफर्टिलिटी क्या है और जनन अक्षमता जो पुरुषों और स्त्रियों में जो है कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जनन अक्षमता क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें जो है किसी भी पुरुष या स्त्री में शिशु उत्पन्न करने की जो क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इसी गुण को हम लोग बांझापन भी कहते हैं या इनफर्टिलिटी कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर एक जीव शरीर या पुरुष और स्त्री अगर सही मामले में क्या है, स्वस्थ है या हेल्दी हैं, तो वो एक नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं। आफ्टर मीटिंग जायगोट फॉर्मेशन एम्ब्रायो बनेगा और एक नए जीवों का विकास होगा। जो मनुष्य का जो है स्टेज है, जैसे कि शरीर के अंदर युग्मक का बनना, युग्मक जनन पुरुष के अंदर होंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, और स्त्री शरीर के अंदर होगी oogenesis की प्रक्रिया होगी। इन दोनों का मिलान होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेंगे, है ना, एम्ब्रायो बनेगा, उसके बाद उनका विकास होगा और उसके बाद डिलीवरी होगी, देन जो है लैक्टेशंस है ना, कि ये सारा प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में। तो क्या क्या वजह होता है पुरुष और स्त्री में बांझापन के शिकार होने की वजह से, तो जनन अक्षमता जो होती है ना, पुरुष और स्त्री दोनों में पाए जाने वाले दोषों के कारण होता है। यानी कि जो इनफर्टिलिटी का जो कारण होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है या पुरुषों के अक्षमता के कारण या स्त्रियों में अक्षमता के कारण नहीं, बल्कि दोनों के वजह से होता है इनफर्टिलिटी का शिकार, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे पुरुषों में जो जनन अक्षमता का जो कारण होता है वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि पुरुषों के शरीर में ऐसे क्या हो जाते हैं जिसमें कि वो एक नए जीवों को जन्म
उत्पन्न नहीं कर सकते, जन्म नहीं दे सकते, है ना। जिसमें से याद रखना है कि इसमें पहला जो पॉइंट है स्पर्म की अनुपस्थिति। अगर क्या हो जाए, जो सीमेन है उसमें अगर स्पर्म्स की अनुपस्थिति हो जाए तो क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन में समस्या आएगी, है ना। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एजोस्पर्मिया कहते हैं। क्या स्पर्म्स का अब्सेंट होना क्या कहलाता है, एजोस्पर्मिया कहलाता है। दूसरा पॉइंट से स्पर्म की संख्या में अगर कमी है यानी ओलिगोस्पर्मिया का कंडीशंस है, तो इससे भी जो है एक पुरुष एक नए जीवों को जन्म नहीं दे सकते हैं। अगला जो है शुक्राणु की कम गतिशीलता। अगर शुक्राणु जो है वह क्या है, सुस्त है, तो इससे भी जो है क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। आगे जो पॉइंट्स है वो है कि अगर क्या होगा, शुक्रवाहिकाओं में जो है अगर रुकावट होगी तो इससे भी जो है एक नए जीव नहीं बनाए जा सकते। आगे है स्त्रियों में जो है जनन अक्षमता का क्या कारण है, यानी कि स्त्रियों के भी वजह से जो है क्या होता है, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पर जो है एक जनन सक्षम वह मादा है जो प्रत्येक चक्र पर नियमित अंडोत्सर्जन करती हैं, यानी कि जो स्त्रियों के शरीर में एक साइकिल होता है जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मासिक चक्र कहते हैं ना, मध्य चक्र बोलते हैं इसे। जो चक्र पर जो है नियमित रूप से क्या होता है, ओव्यूलेशंस होता है, अंडोत्सर्जन होता है, और इसमें अंडे जो है प्रजनन मार्ग से गुजरता है जो शुक्राणु से मिलकर के क्या होता है, निषेचित होता है, और इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, और यही युग्मनज जो है एम्ब्रायो बनता है और इम्प्लांट होता है गर्भाशय के अंतःविक्ति में, और जाकर के भ्रूण बनाए, और भ्रूण जाकर के जो है विकसित होकर के क्या करता है, एक शिशु में कन्वर्ट कर जाता है और शरीर से बाहर आ जाते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है ना। लेकिन जब क्या हो जाए, किसी वजह से जो है स्त्रियां जो है कंसीव ना कर पाती हैं, यानी कि वह क्या होती हैं, वह एक नए शिशु को जन्म ना दे पाती हो, तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो है एक मादा जो है वो शिशु को उत्पन्न करने में असक्षम होती है, यानी कि वह बांझापन का शिकार होती है। तो पहला पॉइंट्स में हम लोग करेंगे कि जो है एज रिलेटेड फैक्टर, अगर आयु संबंधित समस्या है तो भी एक नए शिशु को जन्म नहीं दिया जा सकता है। अगला है कि गर्भाशय का जन्मजात खराब होना। अगर क्या हो, गर्भाशय क्या होते हैं, अगर जन्मजात खराब है तो इससे भी जो है ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अंड का मुक्त ना होना, अगर अंडे रिलीज ही ना हो तो इससे जो है एक स्त्री जो है वो जनन अक्षमता का शिकार हो सकती हैं। अगला है एंडोमेट्रियम का कमजोर होना, और एंडोमेट्रियम क्या है, तो यह गर्भाशय का अंतःविक्ति है ना, एंडोमेट्रियम, जिसमें क्या होता है, भ्रूण इम्प्लांट होते हैं, प्रत्यारोपित होते हैं। उसके बाद है भ्रूण का क्या है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट ना होना। अगर अटैचमेंट ही नहीं होगा तो जो है भ्रूण का विकास नहीं होगा। उसके बाद है हार्मोन्स की डिफिशियंसी। अगर हार्मोन्स क्या है, शरीर में कमी है, तो इस वजह से भी जो है एक शिशु को नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि जनन अक्षमता क्या है, पुरुष तथा स्त्री में जो है कौन कौन से ऐसे वजह है जिसकी वजह से क्या होता है, जनन अक्षमता का शिकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी वजह से, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, शिशु जो है उत्पन्न करने की क्षमता अगर नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, तो इस कंडीशंस में उसे क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी बांझापन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जनन अक्षमता जो होता है वह दोनों की वजह से हो सकता है, पुरुष की वजह से भी हो सकता है और स्त्री की वजह से भी हो सकता है। अगर पुरुष की बात करी जाए तो इसमें ओलिगोस्पर्मिया आता है, एजोस्पर्मिया आता है। यानी एजोस्पर्मिया माने क्या, स्पर्म की अनुपस्थिति हो जाएगी। ओलिगोस्पर्मिया माने क्या, यहाँ पर जो है कमी आ जाएगी नंबर में, और शुक्राणु की गतिशीलता अगर कैपेसिटेशन अगर कम होगा तो भी जो है निषेचन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी, और शुक्रवाहिकाओं में रुकावट अगर ब्लॉकेज है तो यहाँ पर भी जो है इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो स्त्रियों में जनन अक्षमता जो होती हैं, यानी कि जो सक्षम मादा होती हैं, वो अंडोत्सर्जन करती हैं, नियमित रूप से फर्टिलाइज करती हैं और एक नए जीवों का विकास होता है। लेकिन जब ये समस्या आती है इनफर्टिलिटी, तो ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहला जो है हम लोगों ने देखा आयु संबंधित समस्या है, एज रिलेटेड फैक्टर है, और अगला जो है गर्भाशय का जन्मजात खराब होना। उसके बाद है अंड का मुक्त ना होना, अगर रिलीज ही ना करें तो भी समस्या। एंडोमेट्रियम का कमजोर होना, भ्रूण का एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट ना होना, ना जुड़ना,
है ना, और हार्मोन्स की जो है अपूर्णता यानी डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स, ये सभी कारण हैं जो कि स्त्रियों में क्या होता है, इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देता है। और ये क्या है, पुरुषों में ये सारे कारण एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और लेस कैपेसिएशन अगर स्पर्म्स का है, यहाँ पर शुक्रवाहिकाओं का में रुकावट अगर है, तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं इनफर्टिलिटी के कंडीशंस में, जो कि क्या है। अब देखिए इनफर्टिलिटी यानी कि इसमें एक जो है ना, शिशु को नहीं बनाया जा सकता है। अब समस्या ये है कि शिशु तो नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनको भी तो शिशु चाहिए ना, तो इसके लिए ART करते हैं, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि इसे हम लोग आधुनिक रूप से जो है ना, हम लोग स्पर्म्स को जो है कलेक्ट करके स्त्री के शरीर में डाला जाता है, और दोनों का जो है गैमेट्स कलेक्ट करके हम लोग प्रयोगशाला में क्या करते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं और जाकर के जो है इम्प्लांट करते हैं स्त्री शरीर में, जिससे हम लोग IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एक ऐसा जुगाड़ किया जाए, एक ऐसा उपाय किया जाए जो कि इनफर्टिलिटी वाले जो है पुरुष और स्त्री भी जो है एक नए जीवों को क्या कर सके, जन्म दे सके, वे भी अपना हंसी खुशी जो है अपना जीवन यापन और अच्छी तरह से कर सके। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की क्या परिभाषा है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह किससे बनता है, यानी संरचना और अवयव के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो है हमारी पृथ्वी, यानी कि हम लोगों की धरती माँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जीवित हैं, इसीलिए क्योंकि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, तो खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। यानी कि हम लोग सीधे सीधे बोले तो हम लोगों को जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। इसके अलावा भी अगर हम लोग जीवित हैं तो इसीलिए है क्योंकि हम लोगों के आसपास जो है, हम लोगों के पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, यानी कि प्राण वायु है। इनके साथ साथ यहाँ का जो तापक्रम है यानी टेम्परेचर्स है, वो जीवों के सरवाइव करने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर्स विद्यमान है। इसीलिए हम और आप जो है इस पृथ्वी पर अभी विद्यमान है, यानी जीवित हैं और अच्छे से सरवाइव करते हैं। अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र जो है ना, एक प्रकार का ओपन सिस्टम है। क्या है? खुला पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि खुला सिस्टम है। इसमें होता क्या है कि जो हम लोगों के आसपास जैसे कि हम हैं, हम अपने चारों तरफ जितने भी सारे जीव हैं जिसको हम लोग जैव अवयव के अंतर्गत रखते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये सभी के सभी जो है आपस में इंटरैक्ट रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम और आप पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा देखें तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना, या जिसे हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, यह क्या है, एक प्राकृतिक इकाई होती है। यानी कि यह एक नेचुरल यूनिट सा सिस्टम है जिसमें क्या है, एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी जो होते हैं, अर्थात पेड़ पौधे के साथ साथ जो जीव जंतु होते हैं वो शामिल होते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक इकाई बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना कि जो जैव अवयव होते हैं यानी कि सजीव होते हैं, अपने आसपास के जो अजैव अवयव हैं उसके साथ अंतः संबंध बना करके रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह जो है एजी टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने सन 1935 ईस्वी में किया था। इकोसिस्टम शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ यानी कि एक ग्रीक वर्ड है ओइकोस, जिसका अर्थ होता है होम यानी घरेलू, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र जो है एक प्रकार का क्या है, ओपन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? खुला सिस्टम है। पारिस्थितिक तंत्र को जो है हम लोग प्रकृति की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, यानी कि यह क्या है, फंक्शनल यूनिट है हम लोगों के नेचर का, प्रकृति का। इसमें जो है हम लोग अजैव घटक तथा जैव घटक का तथा उनके वातावरण के साथ साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशंस है, इसको हम लोग क्या करते हैं,
दर्शाते हैं। और विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो है इकोसिस्टम का अलग अलग डिफिनेशंस दिया, जैसे कि जो है आपके थ्रीमैन सर ने जो है इकोसिस्टम का जो है अलग डिफिनेशन दिया है, ऑडम सर ने, और साथ साथ जो है आपके लिंडमैन सर ने जो है इकोसिस्टम को जो है अलग तरह से परिभाषित किया। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार जो है पारिस्थितिक तंत्र का क्या किया, डिफिनेशंस दिया। इसके अनुसार यानी कि लिंडमैन सर के अनुसार जो है पारिस्थितिक तंत्र की जो परिभाषा है वह है किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था। क्या क्या? किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उसी तरह से एक और वैज्ञानिक आए, थ्रीमैन सर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पारिस्थितिक तंत्र का एक डिफिनेशन दिया और थ्रीमैन सर के अनुसार जो है वैसी इकाई को हम लोग इकोसिस्टम कहेंगे जिसमें सभी जैविक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात क्षेत्र के सामुदायिक जीव परस्पर अंतःक्रिया करते हैं जिससे ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी होता है जो निरंतर क्या रहता है, चलता रहता है हमारे इकोसिस्टम में। तो ये डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है, थ्रीमैन सर के द्वारा दिया गया है। और ऑडम सर के अनुसार क्या है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, तो इकोसिस्टम क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, एक क्या है, मूलभूत इकाई है जिसमें जैविक तथा अजैविक पर्यावरण परस्पर प्रभाव डालते हुए यानी एक दूसरे पर क्या करते हैं, इफेक्टिव होते हैं और पारस्परिक अनुक्रिया से जो क्या करते हैं, एक सिस्टम का जो है निर्माण करते हैं जो कार्यात्मक गतिशीलता को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को याद रखने हैं इनकी परिभाषा, जो आपके लिंडमैन सर के अनुसार और आपके थ्रीमैन सर के अनुसार और ऑडम सर के अनुसार जो है इकोसिस्टम का क्या डिफिनेशंस है। और पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से याद रखने हैं कि इकोसिस्टम शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था भाई, टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में जो है इकोसिस्टम शब्द का क्या किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इकोसिस्टम जो है एक ग्रीक वर्ड्स ओइकोस से आया है जिसका क्या अर्थ होता है, घरेलू या होम होता है। और यह एक प्रकार का क्या है, ओपन सिस्टम है, खुला सिस्टम है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैव घटक अजैव जो है ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, एक तंत्र बनाते हैं जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब हम लोग बात करें कि जो है इसके प्रकार की है ना, तो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं दो प्रकार के, आपके होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा क्या होता है, मैन मेड इकोसिस्टम। अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात करी जाए तो जैसे कि आपके जो है समुद्र हो गए, जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, इन सबों को हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति प्रदत्त होता है। ये क्या होता है, प्रकृति प्रदत्त होता है, यानी कि यह गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो हम लोग जो है पारिस्थितिक तंत्र को जो है मेकिंग के आधार पर दो हिस्सों में बांटे, एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हो गया, दूसरा क्या हो गया, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो गया। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जिसे हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा करी जाए तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र का एक ऐसा प्रकार जो क्या होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, यानी नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे जंगल हो गए, है ना, समुद्र हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब के सब जो है क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। और अगर हम लोग दूसरे टाइप की बात करें यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की, तो क्या है, वैसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण किससे होता है, हम लोग करते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया गया रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम
पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। जैसे जो है हम लोग के तालाब हो गए, एक्वेरियम यानी कि मत्स्य गृह हो गया, हम लोग के अनाजी भूमि हो गए जैसे कि क्रॉपलैंड इकोसिस्टम हो गया, है ना, आपके जो है बॉटनिकल गार्डन हो गए, ये सब के सब हम लोगों के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। इसी को हम लोग एक और शब्दों में बोलते हैं जिसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इकोसिस्टम हो गए दो प्रकार के, एक हो गया नेचुरल इकोसिस्टम जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र भाई, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा जो है क्या है आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया रहता है, यानी एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो कि पूरा नियमन और बनाया जाता है किसके द्वारा, जो है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया रहता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, तालाब बनाते हैं, मत्स्य गृह बनाते हैं, घास का मैदान जो है हम लोग क्रिएट करते हैं, या अनाजी फसल वाला जो भूमि बनाते हैं ना, तो ये सब के सब क्या हो गए आपके एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम हो गए। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर बात करेंगे इनके संरचना की, है ना, अवयव की बात करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कार्य की। अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के अवयव की बात करें यानी कंपोनेंट्स की बात करें, तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट्स है वो है हम लोगों का जैव अवयव यानी कि जीवित वाले जीव, जैसे कि आपके जो है उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए और अपघटनकर्ता हो गए। और दूसरा जो है वो हम लोगों का अवयव है अजैव अवयव यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम लोग किसको रखेंगे, सजीव को रखेंगे। किसको रखेंगे, सजीव को रखेंगे। और एबायोटिक के अंतर्गत जो है हम लोग किसको रखेंगे, निर्जीव घटक को रखेंगे। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो है आपके निर्जीव अवयव या अजैव घटक हो गए, और बायोटिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, सजीव को रखेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, यह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है आपके भोजन बनाने वाले जिसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। दूसरा होता है उपभोक्ता जो स्वयं भोजन नहीं तैयार कर सकते हैं। और एक ऐसे मेंबर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जटिल जीवों को सरल जीवों में परिवर्तित करते हैं, जो आपके हो गए डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो जैव अवयव जो है ना, यह हम लोगों के पारिस्थितिक तंत्र का एक ऐसा अवयव है जो कैसा है, सजीव है, जिसे इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है आप उत्पादक है जिसे हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वैसे जीवों को रखा गया है जो अपना भोज्य पदार्थ जो है ना स्वयं तैयार करते हैं। और इस वजह से भी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स में जो है क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, हरित लवक होता है, और इसी की मौजूदगी की वजह से इसमें क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इससे जो है हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे। और इसके अंतर्गत जो है हरे पौधे रखे जाएंगे, ऐसे जैसे कि हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स जो है इसके अंतर्गत रखे गए। बात करें हम लोग कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स जो है क्या करता है, कंज्यूम करता है, यानी वे हरे पौधे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। सीधे सीधे ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि उपभोक्ता अपने से भोजन नहीं बनाता है, यानी कि ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। और ये आपके उत्पादक क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। तो कंज्यूमर्स जो है अपने से भोजन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति है। तो इसको हम लोगों ने तीन हिस्से में कैटेगराइज किया। पहला जो है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा जो है वो है द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा जो है तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें जो है वैसे जीवों को रखा गया है जो क्या है, शाकाहारी जीव हैं, जैसे कि खरगोश हैं, टिड्डा है, बकरी है और हिरन है। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना कैसे जीवधारी होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, तो ये होते हैं शाकाहारी, यानी कि ये क्या होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की, तो ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, यानी कि यह क्या करते हैं, मांस मछलियों का भक्षण करते हैं ना।
तो सर्प हो गए आपके क्या, लोमड़ी हो गए आपके क्या, आपके द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। और जब तृतीयक उपभोक्ता की बारी आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। और यह क्या होता है, टॉप कंज्यूमर्स होता है, जो किसी भी लेवल पर उसको क्षति पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है। जब इनकी डेथ होती है तो इन्हें जो है डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको जटिल से सरल रूपों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि नेचर में मिला देते हैं। तो डीकम्पोजर्स के अंतर्गत जो है सूक्ष्म जीवों को, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को रखा गया है, जो क्या करता है, जटिल जीवों को सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। बात करें हम लोग अजैव अवयव की, तो अजैव अवयव के अंतर्गत जो है हवा को, पानी को, मिट्टी को, तापमान को, आर्द्रता को और सूर्य के प्रकाश को रखा गया है। अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में आपके विभिन्न पदार्थों का प्रवाह का, तो उसका तथा चक्रण कराया जाता है। संतुलन बनाए रखने के लिए जो हमारे पर्यावरण में जैव और अजैव का होना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से हमारा जो सिस्टम है ये बैलेंस रहता है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना क्या है यानी अवयव क्या है, और ये जो है कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका क्या क्या कार्य है। तो पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव। जैव अवयव जो है इसको तीन हिस्से में कैटेगराइज किया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। पारिस्थितिक तंत्र जो है यह क्या है, इंटरैक्शंस है, एक प्रकार का ओपन सिस्टम है और प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के हो गए, एक हो गए हम लोगों के द्वारा बनाए गए और दूसरा क्या हो गया, प्रकृति के द्वारा दिया गया है ना। फिर जो है प्रकृति में जो है हम लोगों के पारिस्थितिक तंत्र में जो है क्या होता है, दो प्रकार के अवयव होते हैं, एक होता है सजीव अवयव जिसे हम लोग बायोटिक कहते हैं और एक होता है निर्जीव जिसे हम लोग एबायोटिक कहते हैं। बायोटिक को फिर हम लोगों ने तीन हिस्से में कैटेगराइज किया, उत्पादक हैं, उपभोक्ता है और अपघटन करता है, यानी प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं। उत्पादक के अंतर्गत पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्यों करे, क्योंकि हरित लवक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं ना। फिर बात आती है जब आपका कंज्यूमर्स की, उपभोक्ता की, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो अगर नहीं बनाए तो किसी पर रहे, आश्रित रहे, तो इसको हम लोगों ने तीन हिस्से में कैटेगराइज किया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और याद रखना है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी होता है, द्वितीयक क्या होता है, मांसाहारी होता है। करता जो है इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों को रखा गया है ना। बहुत सारे ऐसे जीव जो कीड़े मकोड़े जो क्या करते हैं, जटिल जीवों को सरल रूपों में परिवर्तित करते हैं, तो उसे हम लोग अपघटनकर्ता के अंतर्गत रखेंगे। और एक हो गए आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके जो है एयर्स हो गए, वाटर हो गए, सॉइल हो गए, टेम्परेचर्स हो गए, ह्यूमिडिटी हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारा का सारा आपस में क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे हम लोग के पारिस्थितिक तंत्र के लिए जरूरी नहीं है। हम लोगों के जो है जैव अवयव अकेले जो है इस इकोसिस्टम में रहते हैं, तो इन दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग देखें तो ये सजीव है ना, ये निर्जीव हैं, तो क्या हवा के बिना हम लोग रह सकते, नहीं रह सकते। हम लोग पानी के बिना रह सकते, नहीं रह सकते। तो यहाँ पर ये एबायोटिक कंपोनेंट्स भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के इस सजीव यानी जैव अवयव के सर्वाइविंग करने के लिए। तो आपस में ये एक दूसरे से सराउंडिंग से क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। तो यही इंटरैक्शन ना इकोसिस्टम कहलाता है। कोई भी जीव जिस परिवेश में रहते हैं अपने चारों तरफ के पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, अंतः संबंध बनाते हैं, यानी कह सकते हैं कि जैव अवयव अजैव पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इनके कार्य की बात करें तो कार्य में हो गया विभिन्न पदार्थों का क्या करता है, प्रवाह तथा चक्रण करता है और हम लोगों के इकोसिस्टम यानी प्रकृति को संतुलन बनाए रखता है। हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं, किससे बनते हैं, कितने बनते हैं और इनकी संरचना क्या है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं और हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि परागकण जो है
वो परागकोश से निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसी स्थानांतरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन की प्रक्रिया बोलते हैं। आज उसी की हम लोग बात करेंगे कि जो परागन की प्रक्रिया में जो स्ट्रक्चर जो कहाँ बनते हैं, जो एंथर में बनते हैं, एंथर माना परागकोश में बनते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है और वे किस प्रकार से जो है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, मीडियम तो पढ़ चुके हैं हम लोग, मीन्स ऑफ किस प्रकार से जो है वो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये हवा के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, जल के माध्यम से भी, कीड़े मकोड़े के भी माध्यम से और पक्षियों के माध्यम से पहुंचते हैं। तो इसको हम लोग एजेंसीज यानी कि हीरोफिली है, एनीमोफिली है, एंटमोफिली है, मेलेकोफिली है और ऑर्निथोफिली, कैरोप्टेरोफिली, ये सारा हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि परागन की संरचना क्या है। ठीक है, तो परागन कहाँ बनते हैं भाई, तो परागकोश में बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि परागन की जो संरचना होती है और इनका सचित्र वर्णन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा भी गया है कि परागकण क्या है और इनकी जो है संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि परागकण जो होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। यह क्या है, नर युग्मक होता है पुष्पी पौधों का। ठीक है, और जो बनते हैं कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं परागकोश के अंदर यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर भी कहते हैं। तो यह कैसे बनता है, तो यह बनता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के बाद बनता है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए ये कौन सी वाला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ना एक परागकण बनने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स जो है ना वो डिवाइड करते हैं और जाकर के बनते हैं क्या चीज, पोलन ग्रेन्स बनते हैं या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की परिभाषा क्या है, तो यह लघु बीजाणुजनन किसे कहते हैं। लघु बीजाणुजनन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लघु मातृकोशिका से कहाँ होता है, तो परागकोश में होता है। तो कितने बनते हैं, तो ये बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स यानी कि 4 परागकण बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। तो इसी प्रक्रिया को जो बनने की प्रक्रिया है पोलन ग्रेन्स, इसी को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया कहते हैं या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और विद द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम किसको बोले, एंथर को बोले। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम थ्रू मियोसिस डिवीजन देन फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसको हम लोगों ने एक और नाम दे सकते हैं, हम लोग इसको माइक्रोस्पोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स, यानी पोलन ग्रेन्स का दूसरा नाम क्या है, लघु बीजाणु भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है बाय प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इनकी संरचना की बात करें तो ये जो है कुछ इस तरह के होते हैं, इस डिजाइन के हो सकते हैं। ये कहीं कहीं इनका जो आकार प्रकार होता है, इनकी संरचना होती है, इनका जो रंग रूप होता है ना, यह अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये कैसे है, तो ये है आपके हैप्लॉइड और कैसे हैं, नर युग्मक हैं। कैसे हैं, हैप्लॉइड के साथ साथ जो है ये मेल गैमेटोफाइट है। इसमें क्या होता है, दो ये जो है कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, कैसे हैं, सूक्ष्म है और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। यानी कि इसे हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स जो है इस तरह का राउंडेड शेप्ड होता है। इसमें 2 कोशिका भित्ति पाई जाती हैं जो आंतरिक होती हैं, उसे हम लोग इंटाइन कहते हैं, जो कैसे है, स्मूथ है, चिकने हैं, साथ साथ इनर मोस्ट के साथ साथ क्या होते हैं, ये पतले होते हैं और बने होते हैं सेलुलोज या पेक्टिन से बने होते हैं। उसी तरह से एक्साइन जो होता है वह बाहरी लेयर होता है जो बने होते हैं स्पोरोपोलिनिन से। और ये देखिए कांटे नुमा संरचना स्पाइनस है ना, और ये प्रोटेक्टिंग होती हैं क्योंकि ये थीक होती हैं। ठीक है, स्पाइन इसमें 2 प्रकार के जो है केंद्रक होते हैं। इसमें वेजिटेटिव सेल्स होता है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है या जनरेटिव या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। और एक्साइन जो है कहीं कहीं अब्सेंट हो जाता है ना, एक्साइन कहीं कहीं ये जो बाहरी लेयर है ना, एक्साइन प्रोटेक्टिव लेयर
या कहीं कहीं अब्सेंट होता है तो बनाता है क्या, जर्मपोर बनाता है। क्या बनाता है, जर्मपोर। इसी से क्या निकलने हैं, जर्म ट्यूब निकलने हैं। कब निकलने हैं, तो जैसे पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, ये स्टिग्मा पर प्लॉट कर जाएंगे ना, तो वहां पर क्या होगा, इसी जर्म पोर के थ्रू जो है क्या निकलने वाला है, जर्म ट्यूब निकलने वाला है ना। तो यहाँ पर जो है इसका अलग इंपॉर्टेंस है कि अगर जर्म पोर नहीं रहेंगे तो जर्म ट्यूब और जो आपके जो है जेनरेटिव सेल्स हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस हैं, वो किस प्रकार से जो है फ्यूज करेंगे। ठीक है, अगला जो है ये परागकोश के अंदर बनते हैं, यानी कि ये कहाँ बनता है, एंथर के अंदर बनता है। उसके बाद इनकी संरचना जो होती है, आकार होता है, इनका रंग होता है, अलग अलग पुष्पों में ये अलग अलग प्रकार के या भिन्न प्रकार के होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। इसमें होती हैं 2 परतें। कितने परतें होती हैं, पॉलन ग्रेन्स में 2 परतें होती हैं, जिसे हम लोग स्पोरोडर्म भी कहते हैं। एक होता है बाहरी परत और एक होता है आंतरिक परत। बाहरी परत जो होती है ना वह मोटी होती हैं और स्पाइनस होती हैं, यानी कि यह क्या करता है, सुरक्षात्मक कवच वाली होती हैं, जो किससे बनी होती हैं, स्पोरोपोलिनिन से। ये बातें याद रखनी है कि जो है परागकण का जो बाहरी लेयर होता है ना वह मोटी दीवार वाली होती हैं। यह क्या होती हैं, सुरक्षात्मक कवच होती है ना, और जो बनी होती है किससे से, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती हैं। उसी तरह से जो आंतरिक लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन कहते हैं। बाहरी लेयर को एक्साइन बोले तो इंटाइन जो होता है ना वह कैसा होता है, पतला होता है, स्मूथ होता है, साथ साथ बने होते हैं किससे, सेलुलोज और पैक्टीन से बने होते हैं। याद रखने हैं पॉलन ग्रेन्स कैसे, पॉलन ग्रेन्स जो होता है वह बाहरी लेयर एक्साइन लेयर है, बने होते हैं स्पोरोपोलिनिन से, और इनर लेयर किससे बना होता है, सेलुलोजिक होता है। बढ़ते हैं कि इनकी जो है, इनका जो आंतरिक परत होता है इंटाइन जो है थीन होता है, इनर मोस्ट होता है, सेलुलोज से बना होता है, साथ साथ पैक्टीन से बना होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्साइन की तरफ। तो बाहरी भित्ति होती है एक्साइन, जो कैसे हैं, मोटे दीवार वाले हैं, प्रोटेक्टिव हैं, स्पाइनस हैं, और साथ साथ जो है स्पोरोपोलिनिन से बने होते हैं। जर्मपोर बनता है कहाँ पर भाई, तो जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट है, यानी एक्साइन लेयर अब्सेंट हो जाएगा तो वहां पर जर्मपोर है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं जर्मपोर है ना, इसी से क्या निकलने हैं, जर्म ट्यूब निकलने हैं। उसके बाद जो है पॉलन ग्रेन्स जो है अलग अलग प्रकार के जो है एलर्जेटिक इफेक्ट्स, एलर्जीज उत्पन्न करते हैं, अस्थमा जैसे, ब्रोंकियल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये जो है एयर पॉल्यूशन का भी जो है एक नेचुरल कारण है, क्योंकि इसी एयर पॉल्यूशन के कारण जो है अस्थमा जैसी समस्या, छींक जैसी समस्याएं होती हैं। और इसमें जो है जिम्नोस्पर्म के किसी किसी मेंबर्स में, जैसे कि पाइनस में क्या होता है, इसमें विंज लगे होते हैं, पंख लगे होते हैं, और आसानी से ये जो है हवा के माध्यम से उड़ करके या कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल गैमेट्स तक, और उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जो है जिसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये कहाँ बनते हैं, तो ये परागकोश में बनते हैं, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी हम लोग कहते हैं। कैसे बनते हैं भाई, तो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बाद बनते हैं, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद बनते हैं। और ये परागकण जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये परागकोश में होते हैं। और जब यही परागकण जो है वर्तिकाग्र पर जाता है तो इसी स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो परागन के स्ट्रक्चर में कुल मिलाकर के बात ये है कि ये वेरियस शेप, साइज, डिज़ाइन, कलर के हो सकते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वह 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है व्यास। और परागकण जो है ये किस प्रक्रिया के दौरान बनते हैं, तो ये बनते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं अनएडेड आई से नहीं दिखलाई, यानी खुले आंखों से दिखलाई नहीं देते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग इसे देख सकते हैं, है ना, यानी कि यह सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है ना। अब देखिए ये परागकण कैसे हैं, तो वेरियस शेप, साइज, डिजाइन, कलर के हैं। तो परागकण में जो है 2 भित्ति होती हैं, जिसे हम लोग स्पोरोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म कहते हैं। और यह जो होता है 2 भित्ति जो आंतरिक भित्ति होती हैं, जिसे हम लोग इंटाइन के नाम से जानते हैं, और बाहरी भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। अगर हम लोग इंटाइन के कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो यह परागकण के सबसे आंतरिक भित्ति होती हैं, यह पतली होती हैं, यह कैसी होती हैं, स्मूथ होती हैं। और किसकी बनी होती है भाई, तो यह बनी होती हैं सेलुलोज और
पैक्टीन से बनी होती हैं। लेकिन जब हम लोग दूसरे की बात करें, एक्साइन लेयर की बात करें, तो ये एक्साइन लेयर कैसा होता है, ये मोटा होता है ना, थिक होता है, ये बाहरी होती हैं और जाकर के प्रोटेक्टिंग नेचर की होती हैं, स्पाइनी होती हैं, और किसकी बनी होती हैं, स्पोरोपोलेनिन्स की बनी होती हैं। और कहीं कहीं यही पोलन ग्रेन्स में जो एक्साइन लेयर क्या हो जाता है, अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर, और उसी से निकलते हैं जर्म ट्यूब निकलते हैं। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स के अंदर दो प्रकार के जो है कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक होता है उसमें वेजिटेटिव सेल्स या न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है जेनरेटिव या रिप्रोडक्टिव सेल्स न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स कभी कभी जो है हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर करके एलर्जेटिक इफेक्ट जैसे अस्थमा जैसी समस्याएं, दूसरा जो है वो है ब्रोंकाइल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं जो है उत्पन्न करती हैं। और कभी कभी पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, विंजेज लगे होते हैं, डेने होते हैं, ताकि वह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हो सकते। और ऐसा कौन सा मेंबर है, तो जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, जिसमें आपके पाइनस याद रखने हैं। तो ये सारे के सारे जो है पोलन ग्रेन्स के क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, और इनकी जो है कुछ विशेष बातें